तो हमारे टाइम में ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने कहा यार अब तो ये काम ही आसान हो गया, क्योंकि बुक आपने साथ लेके जानी है, जहाँ से भूलेगा बुक खोल के देख लेंगे। तो जब वो पेपर देते थे तो वो पास नहीं होता था। कुछ लोग ना क्वालिफिकेशन को बहुत लाइट लेते हैं, मैं उनकी तरफ देख के हैरान होता था कि मतलब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पास हो गए, 23 साल में पास किया, 24 में पास किया, और उनके लिए पास होना कोई मतलब उनके रिएक्शन ऐसे नहीं होते। तो सर आतिफ वो क्रैश कोर्स जी कराते जी, थे। आतिफ आतिफ सर, आई सैल्यूट। आई सैल्यूट हिम। मैंने खुद क्वालिफाई करने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। शादी की तो एक एज है ना, अगर आप 20-25 साल में शादी कर रहे हैं और आप 30-35 साल में शादी करें, दोनों में डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई करना जो है ना, वो है मजेदारी वाला काम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं सीए जर्नी में था और मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, तो वहाँ हमारे एक सीनियर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था। वक्त गुजर गया, मैं टीचिंग में आ गया, वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पेट्रोलियम सेक्टर में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ हैं। प्लीज़ वेलकम सर कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम रियली ऑनर्ड, आपने वक्त निकाला और आज इतने अरसे बाद आपसे मिल रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ आपको देख के। The same is here. I'm really excited that you have invited me, and obviously जो हमारा टाइम गुजरा हुआ है वो हमें याद आता है. That was the very good time we spent it while studying in the library, and as a journey for the CA, we usually met over on the different stages while giving exams, while sitting in the library, and while attending ICAP seminars as well. सर एक इंतहाई खुशी है, और एक ये पॉइंट है कि मैं कहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल करते हुए जो आपकी दोस्ती बनती है, और जिसको कहते हैं ड्रेसिंग रूम में जो आपकी दोस्ती बनती है, वो ड्रेसअप होने के बाद उसमें मज़ीद चमक आती है, मज़ीद खूबसूरती आती है। तो हम लाइब्रेरी में बैठते, रात 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बजे नॉक होता था जी, लाइब्रेरी टाइमिंग ख़त्म हो गई, फिर हम लाइब्रेरी लीव करते थे। और सर माशाल्लाह आपका बड़ा खूबसूरत जर्नी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो विटनेस किया हुआ है, और मैं भी आपके फैंस में से एक फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए बात यह है कि वंस यू आर कमिटेड टू अ सर्टन गोल्स, देन देयर शुड बी अ स्ट्रेटजी इन योर माइंड सेट टू अचीव दोज गोल्स, एंड द कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ नॉर्मली सीए में जो लोग छोड़ जाते हैं या हाफ वे जर्नी जो है लोग ड्रॉप कर जाते हैं, दैट इज़ द लैक ऑफ कमिटमेंट और द डाइवर्जन ऑफ देयर अटेंशंस। समटाइम्स some sort of thing is getting more attractive to them, तो वो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत कम्बरसम जॉब है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद आई एम नॉट श्योर कि आई कुड बी एबल टू गेट द रिजल्ट और नॉट। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो लोग डेविएट हो जाते हैं। तो वंस आफ्टर डेविएटिंग फ्रॉम दिस फील्ड, वंस दे मेट विद द पीपल्स हु बिकम सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन, ऑब्वियसली दे फील वेरी डिफरेंटली। तो ये बात तो देखें, इससे बिल्कुल जो है ना वो हम इनकार नहीं कर सकते कि इसमें जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। नन सर, आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, और थोड़ा सा आपको मैं लेके जा रहा हूँ लाइक 25 साल पीछे, जब आपने स्टडी शुरू की, बल्कि शायद 35 साल पीछे कहना चाहिए, जब आपने स्टडी शुरू की। और तो आपका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली में कोई चार्ट अकाउंटेंट थे या नहीं थे, और उसके बाद जब आपने सीए शुरू किया, सॉरी स्टडी शुरू की, तो क्या आप लाइक स्टूडेंट थे? देखिए टिल मैट्रिक आई वाज अ वेरी मॉडरेट स्टूडेंट, but after passing the exam of matriculations, then I decided there are a lot of challenges in the life. We need to work hard if we want to survive in this competitive environment. Then we need to work hard and study very actively. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि यार अब चूँकि जो पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ना है। जो हमने फुटे लगाने थे, तकिए के नीचे बुक्स रख के सोना था, वो हमने सो लिया। अब हमें जो इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके अकॉर्डिंगली कम्पीट करना है। तो मैंने जो जब मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कॉलेज लेवल पे मैंने 2 स्कॉलरशिप्स ली। अच्छा। और अगर मैट्रिक जब किया था तो उस टाइम पे तो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मींस के टीचर की एक फोकस होता था यार ये एक नालायक ये भी बैठा हुआ है। और फिर जब
once I did intermediate, then I moved to Faisalabad for BCom. BCom किया तो आप कौन से इलाके से बेसिकली हैं? I am from Chinnot. अच्छा अच्छा अच्छा। तो at that point of time there was no graduation facilities in the Chinnot as well. तो मुझे I have to move to Faisalabad. I did BComs over there. After completing BComs, I moved to the Punjab University. Then I did DCM in the Halle College. Then in a parallel, I joined Punjab University Law College. I did LLB over there. In अच्छा। 2003, I आपने LLB भी किया हुआ? Yes. अच्छा, जबरदस्त। In 2003, I completed my LLB and went to the court and overall assessed the system of the judiciary and the lawyer or everything. तो आई गेट अनकम्फर्टेबल फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट कि यार अगर इतना पढ़ने के बाद यही काम करने हैं, फट्टे पे बैठ के हमने कानून बेचना है, तो ये मुझसे ना हो पाएगा। और ये इट्स वेरी ट्रिकी एंड यूजुअली जो वकीलों के जो जिसको कहते हैं कि उनके जो मुंशी होते थे वो उनसे ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट बना लेते थे। तो मैंने कहा यार इस प्रोफेशंस में शायद मुझे ग्रो करते हुए इट विल टेक अ ग्रेट टाइम। तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी बाज आपके मिजाज से प्रोफेशन मिलता ही नहीं है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे नहीं करना। तो मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड माय आर्टिकल्स इन मुश्ताक एंड कंपनी on the graduation basis. I started articles and during articles I completed my C Inter and after completing articles यानी आप उस टाइम भी लोग, अच्छा उस वक्त जब आपने किया तो उसमें कैफ करने के दो रूट्स होते थे, या तो आप बगैर आर्टिकल्स ज्वाइन किए कैफ करने लग जाएं और पेपर पास करके आर्टिकल्स करें, लेकिन एक ऑल्टरनेट रूट होता था चूंकि आप ग्रेजुएट भी थे और उसके बाद LLB भी किया हुआ था, तो आप actually LLB that was the mid of the way means के I started during LLB I started articles during LLB. अच्छा अच्छा, लेकिन आप ग्रेजुएट थे बीकॉम बेस जी पर, जी बीकॉम बेस उस बेस पर फिर आपने आर्टिकल शुरू कर दिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो वाला रूट ले लिया कि आप आर्टिकल साथ साथ करेंगे और साथ साथ कैफ के पेपर पास करेंगे, और एक मेरा ख्याल है ये फायदा होगा कि आपने फिर LLB भी साथ कर लिया और साथ साथ आप कैफ के पेपर भी देते रहे। बिल्कुल ऐसे है। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार अब इसके बाद मुझे क्या करना। मैंने सोचा कि यार जो है अपना MBA कर लेते हैं या कोई और मास्टर की डिग्री जो है ना वो देखते हैं। MCOM यूजुअली पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ना ये डिग्री बहुत फेमिलियर थी और कॉमन थी। अच्छा, दैट वाज बाउंड बाय द मेरिट। उस पर आई कुडंट हैव द मेरिट इन द मॉर्निंग सेशन। I got the merit in the evening session. That was the self-supporting program. But I couldn't have enough money to carry my educations in the supporting programs. उस टाइम पे शायद 2.5 लाख रुपए फीस थी सेल्फ सपोर्टिंग पे अगर आप MCOM करना चाहें पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पास तो वो जिसको कहते हैं कि पूरा निजाम पूरा निजाम कि आपको 2000 में महीना गुजारना है। हाँ। तो मैं अगेन 2002-03 की बात कर रहा हूँ, 2002-2003 की बात जी। और फिर आपने डिसाइड किया कि आप CA में आ जाएं और आर्टिकल शुरू कर दें। वहीं पे मुझे किसी ने वहाँ क्लिक किया, उन्होंने कहा कि भाई एक मेरे बड़े भाई हैं, उनके एक दोस्त थे वो भी वहाँ चिन्योट में, उन्होंने C Inter का कुछ एक पार्ट उन्होंने किया, बट ही गॉट जॉब समवेयर इन द फैसलाबाद एंड ही वाज सो हैप्पी कि यार थोड़ा पढ़ने से भी ना आपको जॉब मिल जाती है। तो मींस के पहली बात कि इसमें जॉब गारंटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बहुत कम है, तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर दिस वन। और फिर दूसरा ये है कि ड्यूरिंग आर्टिकल्स यू कुड एबल टू अर्न सर्टेन मनी, आपको स्टाइपेंड मिलता है, अगर आपसे थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट फैमिली से भी है तो यू आर एबल इनफ टू गुजारा हो मेंटेन योरसेल्फ। तो उस टाइम पे जब मैंने आर्टिकल्स स्टार्ट किए तो आर्टिकल्स में भी आई हैव टू फेस वेरी डिफरेंट टाइम्स, बिकॉज एक सोतेला सलूक होता था कि यार ये BCom है और ये C Inter है। अच्छी असाइनमेंट्स पे C Inter लड़के जाते थे बिकॉज दे आर कंसिडर्ड मोर कॉम्पिटेंट एंड वही डिग्री वाला फैक्टर आ जाता था ना कि इसका कैफ पास है, ये इंटर है, बच्चा इसको भेज देते हैं, और थोड़ा सा वो जो अच्छा ये ग्रेजुएशन की बेस पे है तो उसको आगे नहीं किया, या रिप्रेजेंट करने का टाइम आता होगा तो खास तौर पे ये चीज़ फील होती। बस उसमें उनका ये होता था कि यार ये चूँकि ही डजंट नो अबाउट द C Inter क्वालिफिकेशंस, अगर मैं इसको को वर्किंग दे दूंगा कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन चेक कर लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गेट हैव देयर अंडरस्टैंडिंग, तो ऑब्वियसली ये बंदा नहीं कर सकेगा। तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम इट्स बेटर टू सेंड समवन हु इज C Inter। तो वहाँ पे
फिर जो बच्चे जाते थे अच्छे क्लाइंट्स पे तो वी बिकम जेलस। तो एक ये फैक्टर भी था कि यार व्हेन आई वुड बी द लीडर। हाँ, मेरे साथ भी वो सालों वाला सलूक होगा हाँ जी, कि काफी तो सुधरने वाला सलूक ये होगा। डिस्क्रिमिनेशंस कब खत्म होगी, तो इसका भी हमें इंतज़ार रहता था। तो दिस वाज द वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर एज वेल। तो हम सोचते थे कि यार चलें आप। क्योंकि आर्टिकल्स में जब आप कैफ पास करते हैं तो आपकी ना एक बेसिक अकाउंटिंग की वो आज आ गई होती है नॉलेज, और आर्टिकल में कहीं ना कहीं वो अप्लाई हो रही होती है। मेरा ख्याल है कि आपने बीकॉम की बेस पर वो चीज़ें सीखी हुई थी, और मुझे नहीं लगता कि अगर एक बच्चे को बेसिक चीज़ें आती हैं तो कोई सी इंटर के टैग होने से उसको बहुत ज़्यादा एज मिल जाता हो। लेकिन ये डिफरेंस था फर्म्स के अंदर ना। यूजली जो स्टूडेंट्स जो सी एंटर थे दे वर गेटिंग गुड असाइनमेंट्स, एंड द पर्सन्स हु वर ऑन द बीकॉम बेसिस जस्ट दे स्टार्टेड द आर्टिकल्स, उनके साथ थोड़ा सा सलूक डिफरेंट, बट दे कुडंट गेट द लीडिंग रोल्स ड्यूरिंग द आर्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पर मुश्ताक एंड कंपनी में जो आपको आर्टिकल मिले वो कोई रेफरेंस था या आप गए और आपने बात की तो आर्टिकल मिले? नहीं जी, आर्टिकल्स में तो वंस आई डिसाइडेड टू गेट द आर्टिकल्स आई अप्लाइड एवरीवेयर, बट नो बॉडी कुड अकोमोडेट मी। तो मैंने मुश्ताक एंड कंपनी, हमारे एक सीनियर थे पहले, वो गए किसी एक रेफरेंस से, फिर उनके रेफरेंस से मैं चला गया, तो फिर वहाँ से आर्टिकल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब आर्टिकल्स कर रहे थे तो वो जो पहला फेज था जिसमें आपने, चूंकि आपके आर्टिकल्स 5 साल के थे और आपने साथ साथ एलएलबी भी कंप्लीट किया और उसके साथ आपको जो है ना वो इंटर भी कर लिया। अच्छा, मेरा सवाल ये कि जब आप एलएलबी भी थे तो आपको कोई एज नहीं मिलता था कि यार ये लॉ की असाइनमेंट है, पीछे हट जाओ सारे बच्चों, ये तो कैसे नहीं करेगा? हाँ, ऐसा होता था, लेकिन यू नो कि ऑडिट फर्म में बहुत ऐसी असाइनमेंट्स बहुत कम होती हैं, तो वो कहीं पे हमें ये ऐसा एडिशनल एज मिलता था कि भाई ये लॉ ग्रेजुएट है और इनसे पूछ लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा सीए में टैक्स है या सीए में जो कानून है वो उस लॉ से बहुत आगे है। सही। तो वो लॉ जो होता था वो हम वी डू नॉट अटेंडिंग क्लासेस इन द पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत ही रेयर क्लासेस अटेंड करते थे, और जब हम एग्ज़ाम देते थे तो हम लोग क्वालिफाई कर जाते थे जो कि नॉन सीरियस थे, और जो लोग बहुत सीरियस मैंडेट के साथ एलएलबी करने आते थे और जिन्होंने बाकायदा तौर पे प्रैक्टिशनर बनना होता था वो बेचारे सप्लीमेंट्री लेके बैठ जाते थे। तो वो कहते थे कि यार एक बात तो है कि ये जो सीए वाले हैं ना, ये इनका दिमाग बहुत तेज़ है। सही सही। तो एक्चुअली वो ये नहीं होता था, बेसिकली वी आर वेरी यूज टू द गो थ्रू द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे तो हमें वो इन्फॉर्मेशन इतनी इन्फॉर्मेशन लगती ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम होता था जो एजुकेशन का था वो बहुत कम होता था। तो हमारे यहाँ तो एक सब्जेक्ट में ही इतना वॉल्यूम होता है, आप यू बिकम यूज टू गो थ्रू दैट वॉल्यूम। तो वो उस चीज़ ने हमें बहुत एज दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉ में 1 महीने की हमें छुट्टियाँ होती थी, तो हम उन्हीं छुट्टियों में किताबें लेते थे, उन्हीं छुट्टियों में हम पढ़ते थे, और हर अटैम्प्ट में यानी कि 3 साल लॉ पार्ट 1 2 3 वी गॉट थ्रू। अच्छा, जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए तो आपने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँ, या आपको मुश्ताक एंड कंपनी वालों ने फॉर्म नहीं रोक लिया कि यार रुको भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ चलो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको कुछ रिजर्वेशन भी थी कि यार ये हमारे साथ वो वाला अच्छे वाला सलूक नहीं किया सको वाला? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जब मैंने आर्टिकल्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द ऑडिट फर्म, कि जो हमारे ऑडिट मैनेजर थे ही गॉट जॉब समवेयर एंड ही लेफ्ट दैट कंपनी। जब उन्होंने ये कंपनी छोड़ी तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी ना, तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रॉम द आउटसाइड इट्स बेटर टू गेट समवन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो at that point of time we were carrying assignment very carefully and we were handling different clients of the internal audit. तो हमारे यहाँ दीन टेक्सटाइल, गुलिस्तान, इवन सफ़ायर की कुछ असाइनमेंट्स थी, तो ये हमारे कुछ रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स के क्लाइंट्स थे जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे थे। अच्छा, और उसको आप लीड कर रहे थे? उसको मैं लीड कर रहा था। तो स्टेट अवे आर्टिकल्स के बाद आप इंटरनल ऑडिट के उसमें आगे, जोन में आगे, और आप वो वाली चीज़ें क्लाइंट्स को लीड करने लगे? बिल्कुल। अच्छा, अब आपका कैफ पास हो चुका था, आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके थे। सॉरी टू से उस वक्त तो हमें को कैफ वैफ नहीं हुआ करता इंटर। था, उस टाइम पे तो हम सी इंटर कहते थे कि हाँ ये नो ये सी इंटर। इंटर
तो वो अब अभी कैफ चल रहा है, तो चाहे कैफ या सी इंटर पास हो गया, आर्टिकल्स भी हो गए हैं। अब आप आगे सोच रहे थे कि बड़े फाइनल वाले पेपर्स की तरफ, चूंकि साथ साथ जॉब भी शुरू हो गई। हाँ, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैंने ये असेस कर लिया था बहुत शुरू से ही कि जब मैंने सीए का एक पेपर पास किया था ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि यार ये सारे ही हो जाएंगे। बट इन ईच पेपर देर इज़ अ सेंसिटिविटी एंड द ग्रेविटी दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंगली यू यू मेक द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट, देन यू कुड गो थ्रू। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और नॉर्मली हमने अपने प्रोफेशन में देखा है कि कोई एक कैंडिडेट है, उसका एक ही पेपर है, 3-4 साल से वो लगा हुआ है बेचारा, और वो पेपर उसका पास नहीं हो रहा। लेकिन उसके पास ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो उस पेपर को उसके अकॉर्डिंगली नहीं लेके चल रहा होता। तो हर पेपर की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो उसमें अप्रोच बहुत डिफरेंट चाहिए आपको, अकाउंटिंग में अप्रोच डिफरेंट चाहिए, अगर बीएफडी है तो उसमें अप्रोच इंटायरली डिफरेंट चाहिए। तो आप सब्जेक्ट के साथ साथ जब तक आप अपनी अप्रोच आल्टर नहीं करते, तो उस वक्त तक आप लोग उस पेपर को पास नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट की बात करूं, तो हमारे टाइम में ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने कहा यार अब तो ये काम ही आसान हो गया, क्योंकि बुक आपने साथ लेके जानी है, जहाँ से भूलेगा बुक खोल के देख लेंगे। तो जब वो पेपर देते थे तो वो पास नहीं होता था। तो पता चला कि इंस्टेड ऑफ एनी पेपर, या आप जो कोई ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द जो आपका क्लोज ओरल बुक। हाँ। एग्जामिनेशन जो है ना, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता चला कि यार इतना आसान काम नहीं है। आपको बेसिकली जो पेपर का जो एग्ज़ाम सेटर होता है, वो जो लेवल बना देता है, वो कहता है कि ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड यू आर होल्डिंग द बुक, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो टाइम टू ओपन दैट बुक। ठीक है ना। तो आपको यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अप्लाई दैट नॉलेज। हाँ, अगर कहीं पे आपको कोई एक रेफरेंस, एक सेक्शन भूल जाता है, तो देन यू कैन ओपन दैट बुक एंड रेफर समथिंग फ्रॉम देयर। तो ये एक मुश्किल टास्क था, मतलब और जो बच्चे पेपर के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते। नॉर्मली हमारे यहाँ सीए में ये होता है कि यार न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स बस इतने 3 न्यूमेरिकल्स हो गए तो आप पास कर जाएंगे। ये बात नहीं है। हमने टीचर से सीखा है कि यार आप यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज। इवन अगर एक बीएफडी का क्वेश्चन है, तो आपने सारा सवाल ही गलत क्यों नहीं कर दिया, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक अप्लाई किए हैं, तो इवन देन यू कुड बी एबल टू पास दैट एग्ज़ाम। बात यह है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और उनकी एप्लीकेशन वो ठीक होनी चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन है दैट मे बी रॉन्ग, हो सकता है आपने पहला एक ग्रोथ का फैक्टर ही गलत लगा दिया, जिसकी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन ही आपका सारा गलत हो जाएगा। लेकिन इट डजेंट मीन कि उसके बाद जो आपने जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारी गलत अप्लाई किए हैं। अगर इफ़ यू हैव अप्लाइड दोज कॉन्सेप्ट वेरी करेक्टली और एंड यू हैव कमिटेड मिस्टेक वेरी इनिशियली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पेपर सारा ही गलत है। यू कैन गो थ्रू। अच्छा, जब आपने मतलब आपने बहुत शुरू में मतलब ये असेस कर लिया, मुझे याद है कि आपने एक पेपर पे मुझे बना के बताया था कि यार सीए के पेपर में ना दो चीज़ें होती हैं। एक आपने लाइन ड्रॉ की और लिखा हार्डवर्क, दूसरी लाइन ड्रॉ की और लिखा डायरेक्शन। और फिर उसके बाद कहा कि यार हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन ठीक नहीं ना होती वो भी बेचारा सीए में बड़ी मार खाता है। तो आप मतलब आपने उसको इनिशियली नोट किया हुआ था, और फिर उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं उस पॉइंट पर आ गए कि आप हर चीज़ की डायरेक्शन के साथ उसको एफर्ट कर रहे थे और अलहमदिल्ला पेपर पास कर रहे थे। अच्छा, दरमियान में एक पॉइंट आया जब आपने कैफ पास थे, जॉब थी, वेल सेटल्ड थे, और फिर यू गॉट मैरिड। वेरी फनी। एक्चुअली अच्छा, मेरे मेरा सवाल ये है, जो सवाल है ये तो आपकी बात है ना, सवाल ये एक स्टूडेंट जो है जो इस पॉइंट पर खड़ा है, अब आप तजर्बेकार आदमी हैं, आपको पता है कि यार आप एक नए स्टूडेंट जो आता है और आगे कहता है सर मेरे अभी कैफ पास हुआ है, जॉब लगी, अल्लाह का शुक्र है, क्या मैं शादी कर लूँ, उसको क्या सजेस्ट करना है ये भी बताना है अपने उस एक्सपीरियंस के साथ। देखिए इमरान साहब, बात बहुत सिंपल है। जब मैंने सी इंटर किया और मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए, एंड आई वाज अर्निंग इनफ टू इवन मेंटेन माई सेल्फ, फैमिली। एंड आई वाज एबल टू मेंटेन माई फैमिली एज वेल। तो बात यह है कि आपको उस टाइम पे ये डिसाइड करना है कि क्या आपकी फैमिली के साथ आप अपनी एजुकेशन को अकोमोडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी ये जो बात की है कि मतलब उन बच्चों को क्या एडवाइस है कि उनको
ये करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है शादी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और उसको आपको डेफिनेटली वो ज़रूर करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप एक अकेले दुआएं तो कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, अगर उस जंग के अंदर आपकी बेगम भी आपकी शरीक बन जाती है तो भी आपका सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। और कई हर्डल्स आती हैं रास्ते में। हाँ, समटाइम्स दिस मे बी द एडवर्स एज वेल, कि समटाइम्स किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, किसी का बहुत बुरा होता है। तो लेकिन मेरा सम हाउ दैट वाज अ वेरी मॉडरेट। शुरू में मुझे थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट लेटर ऑन शी अंडरस्टैंड दैट इट्स बेटर दैट यू शुड क्वालिफाई। और फिर वो समटाइम ये होता था कि मैं संडे को इधर उधर लेट उठता था तो वो मुझे जल्दी उठा के कहती चले जाओ लाइब्रेरी ना। तो दैट वाज द वेरी सपोर्टिंग हैंड। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें जो शादी हो रही है वो कर लें। देखिए शादी की तो एक एज है ना। अगर आप 20-25 साल में शादी कर रहे हैं और आप 30-35 साल में शादी करें, दोनों में डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। तो आई रिकमेंड कि यार इस अपॉर्चुनिटी को डोंट लूज दे। ये तो आपकी वीडियो बच्चे संभाल के रख लेंगे कि ये देखें हमारे जो प्रोफेशन के बड़े हैं वो तो मैं कह लेंगे शादी फौरन करो। यार जब मैं आई कैप की कॉन्वोकेशन में गया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा अपने पेरेंट्स को लेके आए, तो अनफॉर्चुनेटली माई मदर वॉज नॉट ओवर हेयर, वो अल्लाह को पहले से प्यारी होगी। तो मैं अपने अब्बा जान को ले गया, साथ अपनी बेगम को ले गया, मैं साथ बच्चों को भी ले गया। तो बात यह है कि वहाँ खाली ये मेरी एग्जांपल नहीं थी, देयर वर सो मैनी अदर कपल्स ओवर देयर। हाँ जी, किसी मतलब फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, किसी मेल ने क्वालिफाई किया, तो उनके साथ उनकी फैमिलियाँ थी बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये लगा कि और बच्चों ने भी, द किड्स गेट फैसिनेटेड कि यार इट्स वेरी एक्साइटिंग कि यार देयर इज अ सर्टेन सेरेमनी एंड समथिंग इज पापा पास हो गए हैं। यस। तो इसको तो बिल्कुल इसके साथ लिंक ना करें। आई स्ट्रांगली एडवाइज कि यार वो एक डिफरेंट टॉपिक है और डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो भी आपका एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट मैटर को आप इग्नोर मत करें। इट्स एडवाइजेबल टू अडॉप्ट दैट। जबरदस्त। अच्छा, इसमें आगे एक पहलू ये है कि शादी से ना फौरी तौर पे जहन में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कुछ टाइम एलोकेट करना पड़ेगा फैमिली को। जी। जो जो लोग कहते हैं कि क्वालिफाई कर लो उसके बाद आराम से शादी करना, वो असल में ये सोचते हैं, वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप अपना टाइम इस वक्त स्टडी को दे दो। जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो स्टडी का टाइम तो आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाएगा और फिर आप वो वाला टाइम सारा दे देंगे फैमिली को, और सिर्फ जॉब और वो करेंगे नहीं, एट ए टाइम दो काम करेंगे, या जॉब कर रहे होंगे या फैमिली को टाइम देंगे। अच्छा, जो साथ पढ़ने वाला काम है वो जब तीन होते हैं तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और मैं जेनुअनली इस वजह से आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि आपने इन तीनों चीज़ों को मतलब बहुत मॉडरेटली लेके चले। तीनों ट्रायंगल आपने उसको बड़ा अच्छा वो किया है कि एक तरफ फैमिली भी बहुत खुश है, एक तरफ आपके बॉस है वो भी कह रहा है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, और दूसरी तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, पेपर भी पास कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। और लोग इस वजह से कहते हैं कि आप क्वालिफाई करके शादी करेंगे, उन्हें लगता है कि आपका टाइम जो है वो फैमिली पे नहीं लगेगा और पढ़ने में लगेगा। देखिए जो आपकी बात है ना, वो ठीक है। द पर्सन, इट डिपेंड्स कि इफ़ ही इज़ एबल टू मेंटेन द बैलेंस इन एवरी एस्पेक्ट। विद इन द फैमिली भी बैलेंस क्रिएट करना है। कुछ आपकी मिसेज है, कुछ वालदा है, कुछ। देखिए मैं बताता हूँ ना, जो मेरी कहानी है मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं आई गॉट मैरिड विद माई कज़न। मेरे चचा की बेटी थी, और बल्कि ठीक है मेरे चचा की बेटी है। आई रिपीट माई वर्ड्स, वो मेरे चचा की बेटी है और जिनसे मेरी शादी हुई। और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम चिन्योट, साथ साथ हमारे घर थे। तो वहाँ से जब आई मूव टूवर्ड्स लाहौर विद फैमिली, तो फिर एक चैलेंज तो हमें रहता था, वो चूँकि मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ मुझे वहाँ चिन्योट भी जाना होता था, पेरेंट्स का भी ख्याल करना होता था। और वहाँ पे फिर जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ थी, कहीं पे कोई मैरिज है, कहीं पे कोई फौत की है, तो आई यूजली गो देयर टू अटेंड दोज इवेंट्स एज वेल। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो आपकी बात है ना कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आपको टाइम थोड़ा चाहिए, बट वो टाइम आपका फुली फोकस चाहिए। नॉर्मली होता है क्या है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो रूटीन में लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी में वो 8-9 घंटे स्पेंड करते हैं, और उन 8-9 घंटों में से जो अफेक्टिव आवर्स होते हैं ना उनके 2 या 3 होते हैं।
मेरे पास हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो क्या करते थे, वो ऑफिस से छुट्टियां लेते थे, कंपनी उनको 15 से 20 छुट्टियां दे देती थी हर अटैम्प्ट के अंदर, और वो जैसे ही लाइब्रेरी में आते थे ना, तो उन्होंने सीट पे बैठना और थोड़ी देर उन्होंने मोबाइल निकालना, बाहर चले जाना फ़ोन सुनने, वहाँ से निकलना तो फिर उन्होंने लंच बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का करना, बल्कि वहाँ से उन्होंने कहना कि चले यार गुलबर्ग चलते हैं, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट कोई में पार्टी से ही माहौल बन तो जाता है। उन्होंने कहा मैं हूँ तो छुट्टी पे, पैसे भी मेरे पास हैं, और लेकिन उनका अगर उस टाइम पे ये फोकस होता कि यार मैंने पढ़ना है, तो मेरा ख्याल है वो मुझसे पहले क्वालिफाई कर जाते, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आज भी वो सी इंटर है एंड ही कुडंट गो थ्रू विद द सिंगल पेपर। उसकी रीज़न ये है कि लोगों का फोकस क्लियर नहीं है। यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम वाइल यू आर गेटिंग एजुकेशन। आप अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, देखिए मैंने तो क्रैश कोर्सेज से मैं पढ़ा हूँ, मैंने तो पूरे अपनी करियर में मैंने क्लासेस पढ़ी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मॉड्यूल एफ की क्लासेस पैक में पढ़ी, उससे पहले मैंने क्लासेस ही नहीं पढ़ी। जो मेरा सी इंटर है पूरा जर्नी है विदाउट क्लासेस है, कैन यू इमेजिन। और इवन के जो मॉड्यूल ही है वो भी जब मेरे 2 पेपर फंस गए थे तो मैंने उसके क्रैश कोर्सेज लेने शुरू किए, जिसमें बीएम का था और उसमें कॉर्पोरेट लॉ का था। तो वो दोनों, मेरी जॉब भी बहुत टफ थी, मैंने जब वो जॉब छोड़ी तो मैंने वो दोनों तो पेपर। सर आतिफ वो क्रैश कोर्स कराते जी थे। आतिफ आफदी सर, आई सैल्यूट आई सैल्यूट हिम। और उन्होंने हमारी ओवरऑल बहुत रहनुमाई की है। और इमरान साहब थे जो टैक्स में थे, और उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की। तो फिर जब मैंने क्लासेस पढ़ी पैक में तो मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा जो टाइम ज़्यादा लगा ना, ये टाइम मैं कर्टेल कर सकता था इफ़ आई वॉज गाइडेड फुली। हम तो लर्निंग एक्सपीरियंस से हमने सीखा ना, एक पेपर दिया तो पता चला यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टॉपिक को अटेंड कर लिया, फिर पता चला कि यहाँ से भी। तो लेकिन आपका जो जो स्कूल है उसकी एक इम्पोर्टेंस है। देखें जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो एक्चुअली आपको गाइड करता है। देखिए स्टूडेंट है, पढ़ना खुद है। कोई भी ये कहे कि मैं ज़्यादा फीस दे के मैं पास कर जाऊंगा, ये दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड द आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप ये बात भूल जाएं कि कोई बच्चा ये समझता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं और मैं जल्दी क्वालिफाई कर जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। होगा क्या कि आप कितना क्वालिटी टाइम आप इंस्टीट्यूशंस में स्पेंड करते हैं और अपनी कैसे आप अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ यू हैव टू स्पेंड योर टाइम एट होम। मैंने लोगों की हैबिट्स देखी बहुत डिफरेंट है। लोग सारी रात पढ़ते हैं, सारा दिन सोते हैं, और ये भी इट्स अगेंस्ट द नेचर प्रिंसिपल्स। देखें जो रात है दैट इज़ फॉर योर स्लीप एंड द डे दैट इज़ फॉर योर अर्निंग एंड लर्निंग। तो हम जब नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो भी हम रिजल्ट्स नहीं ले पाते। वो बच्चे क्या करते हैं कि जनाब उन्होंने 15 दिन या महीना पहले एग्ज़ाम से ना वो रातें जाग रहे हैं और दिन में जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं, और समटाइम्स रातें जाग के वो स्टडी करते हैं, दिन में सोते हैं। तो क्या होता है जब वो पेपर देने जाते हैं तो नींद आ रही होती है। उनको नींद आ रही होती है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि रात बनाइए अल्लाह ताला ने आराम के लिए और दिन है आपकी मेहनत के लिए। तो जो सही पॉइंट ऑफ टाइम है ना उसके ऊपर आप एफर्ट करें और गलत पॉइंट के ऊपर आप एफर्ट मत करें। तो मेरा ख्याल है कि फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा इसमें एक पॉइंट आपके साथ मैंने और डिस्कस करना है, और वो ये कि लाइब्रेरी आप घर से सोच के जाते हैं कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। जिस तरह आपने वो बात की, मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाह रहा हूँ। मेरा वो सवाल ये है कि बच्चा जब लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से 9 बजे का सोचता है कि मैंने जाना है और वो रात 12 बजे तक लाइब्रेरी रहता है, तो वो उसको पढ़ाई का टाइम शुमार करता है। हालांकि 9 से 12 वो दरमियान जो 15 घंटे वो पढ़ नहीं रहा होता, पढ़ता वो शायद 4 या 5 घंटे है। उसमें वो नमाज की ब्रेक करे, वो फ़ोन की ब्रेक करे, वो खाने की ब्रेक करे, वो चाय की ब्रेक करे। मैंने तो ऐसा देखा है कि वो 4-5 लोग मिल जाते हैं और हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, और वो ना लाइब्रेरी में खुद 5 पढ़ते हैं और ना आप अपने आसपास बैठे हुए लोग। हाँ वो उनको भी डिस्टर्ब करते हैं ना, ये बात तो है। देखें जो आपने बात बताई है ना कि घर से सोच के जाना, देखें बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि मैंने तो मेरे पास फ्री टाइम नहीं था। समटाइम्स आई कॉम्प्रोमाइज़ माई जॉब और वहाँ से मैंने सैलरी कटवाई, छुट्टियाँ ली, ठीक है ना, और समटाइम्स मुझे वॉलंटरीली उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। तो मेरे लिए जो डे था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आवर्स थे वो मैंने उसी तरीके से अपनी उतनी ऑनेस्टी और उतनी इंटेग्रिटी से स्पेंड किए हैं कि बिकॉज कि अगर वो दिन मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता या ऑफिस में करता, तो ऑफिस में करता तो आई वाज अर्निंग समथिंग। अगर वही आवर्स मैं आई एम स्पेंडिंग इन द लाइब्रेरी एंड लूजिंग दैट आवर्स, तो फिर इट मीन्स कि मैं Invest कर रहे हैं एक आप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो मैं गेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इसमें एक बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करना था। तो मेरे लिए मेरे कई दोस्त नाराज़ हो जाते थे, वो कहते थे यार छोड़ो यार पढ़ लेते। मैंने कहा यार बात सुनो,
बात ये है कि पढ़े बगैर बात नहीं बननी, और मैं हूँ नालायक सा आदमी, मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी डिफरेंट है, और उसकी जो जिसको कह लें कि एक्यूमेंट जो है ना वो भी डिफरेंट है। एक बच्चा है तो वो एक टॉपिक को देखता है, दो नज़रें फेरता है तो पूरा का पूरा वो ग्रेस्प कर लेता है। एक बच्चा है तो वो एक टॉपिक ग्रेस्प करने के लिए उसको 2-2 हफ्ते मेहनत करनी पड़ती है, उसको लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, शॉर्टकट्स बनाने पड़ते हैं, लिस्टिंग बनानी पड़ती है, हाईलाइट्स करना पड़ता है। तो ये दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वर्किंग गाय एंड द वेरी टैलेंटेड गाइज। दो डिफरेंट हैं, मतलब दोनों मौजूद हैं। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो जस्ट पिक द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड गो थ्रू फ्रॉम द एग्जाम, तो वो डिलीवर कर वो डिलीवर कर जाते हैं, ठीक है ना। और एक बच्चा है तो वो मेरे जैसा बंदा, जब तक मैं पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक किताब नहीं पढ़ूंगा तो मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं जाके एग्जाम में बैठ जाऊँ और ये दावा करूँ कि मैं पास कर जाऊँगा। मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग जब तक बिल्ट नहीं करनी अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, तो आई कुडेंट से दैट आई एम एबल टू गेट थ्रू एग्जाम। जबरदस्त। अच्छा सर, इस बारे में ये कहा जाता है कि हर बंदे में अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दी होती है ना कुछ। अब जो वो बच्चा है जिसको पता है कि यार मैं बहुत अच्छी पिक नहीं है, उसे ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि मुझे फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पेपर को पास करने के लिए। अगर वो जो सलाहियतें उसे खुदा ने दी हैं उसको असेस करे, और जहां पर उसे लगता है कि यार ये वाली स्किल मेरी बेहतर नहीं है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हार्डवर्क करे, तो मुझे लगता है कि वो भी अचीव कर लेगा हर वो चीज जो दूसरा कर सकता है। देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो बल्कि हमारे सीईओ में एक स्लोगन भी था कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ था इम्पॉसिबल का जो है ना, उन्होंने आई एम हटा के उन्होंने कर दिया कि ये पॉसिबल है। तो दैट इज़ फॉर द मोटिवेशनल स्टेटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि भाई आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो फर्म्स इधर दे आर प्रैक्टिशनर्स और इधर आर दे आर द वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनका प्रेस्टीज, उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। तो आपको पहली बात तो ये कि ये फैसिनेशन एज अ प्रोफेशन लेनी चाहिए। और इवन देन कि आप प्रैक्टिशनर भी नहीं हैं, जॉब भी नहीं कर रहे, और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो भी यू कैन गेट मैनेज योर बिजनेस इन अ मोर एफिशिएंट मैनर बिकॉज यू हैव अ वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ओवर द सब्जेक्ट मैटर, तो आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बात यह है कि जो कैपेसिटी लेवल है वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट है। तो बच्चे को पहले दिन से ही ये सोच लेना चाहिए कि नहीं यार, ये मुझे इसके ऊपर इनफ मेहनत करनी है कि जब तक मैं इसको अपने लेवल पे नहीं ले, अपना क्या लेवल, बल्कि लेवल तो आई कैप ने सेट किया हुआ है। उसने कहा यार ये क्वेश्चन है, either you are able to attempt these questions in 15 minutes or not. If the question is yes, then you are pass. If the question is no, then you are fail. And you are fail till that time unless you could get able yourself to complete that question in a 15 minutes. लगे रहेंगे तो फिर करते हुए बार बार देखिए, बार क्योंकि बार। आपकी अपनी लेबर है ना, हाँ, तो बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि यार आई कैप ने ना पास आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, मेरे साथ ज़िंदगी में तो कभी ऐसे हुआ नहीं है। लोग ये समझते हैं कि यार ये मेरे क्वेश्चन ठीक नहीं हुए लेकिन फिर भी मैं पास कर गया हूँ, लेकिन मेरे साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नेवर हैपेंड। मुझे जो भी पेपर पास किया है मैंने बहुत मेहनत के साथ किया, टू बी वेरी ऑनेस्टली। कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार लॉटरी निकल आई है, ठीक है ना। बल्कि जब तक पेपर देने के बाद आके असेसमेंट की है और ये गेस किया है कि इसमें थोड़ी सी भी लिवरेज है ना, तो फिर भी मैंने सोचा कि यार मुश्किल है काम ना। तो कुछ पेपर ऐसे होते थे कि देखें, कोई भी स्टूडेंट पेपर देने के बाद ये तो नहीं कह सकता कि मैं आई एम श्योर कि आई विल गेट थ्रू। दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट विच इज़ कंसिडर्ड वेरी रॉन्ग कि यार कोई भी बंदा कह दे कि मैं पास हूँ, तो ये ऐसे नहीं होता। चूँकि आई कैप के जो एग्ज़ाम का या वो जो रिज़ल्ट का एक रिस्क है वो तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अच्छा सर, जब आपने मुश्ताक एंड कंपनी में आर्टिकल्स किए, उसके बाद इंटरनल ऑडिट के तौर पे क्लाइंट्स को डील करने लग गए, उसके बाद फिर आपने 3 साल बाद जॉब स्विच किया और एक दूसरी कंपनी में गए और वहां पर फिर आपने काम किया। क्या कहते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट में चले गए, गवर्नमेंट में आपने 2 साल काम किया। उसके बाद आपने इस गवर्नमेंट में 2 साल काम करने के बाद आप चले गए जूम पेट्रोलियम में एक बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन पे। सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच द जॉब? देखिए, your question is very simple. Once you consider yourself that you are able to handle another position, then you should switch the job. That's very simple. And the other thing is once you get the opportunity.
Sometimes you are ready to switch the job, but you are not getting opportunity, so obviously you couldn't switch. So both the things should exist. Once the opportunity should be there, and the secondly, your willingness to move to the new position, new role. If the both are existing, then obviously it's very possible. यानी मेरा क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से पूछूं कि सर कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। एक फैक्टर ये है कि जो काम आप, जो पोजीशन आपको ऑफर हो रही है, क्या आपके पास वो वाली स्किल भी है या नहीं। एक ये फैक्टर है कि क्या आपकी आपको कितना रेज मिलेगा फाइनेंशियल टर्म्स में, ये भी देखें। तीसरे नंबर पे जो स्किल रिक्वायर्ड है, क्या वो आपके पास है उस जॉब के लिए जो ऑफर हो रही है। और चौथे नंबर पे ये देखें कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकल के दूसरी जॉब कर सकते हैं। फिर बहुत से लोग तो इसलिए अपनी जॉब पे लगे हुए लगे, यार अल्लाह का शुक्र है चंगी लंग दी भई, अल्लाह पाक शुक्र काफ़ी है। ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है जो बंदा जैसे जैसे, अच्छा मैंने देखा जैसे बंदे की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही होती है ना, वो रिस्क के वर्ष होता रहता है और फिर वो सोचता है कि यार अब मैंने जॉब भी चेंज करी। लेकिन लोग 40s के बाद जनरली जॉब स्विच नहीं करते। वो बच्चा जो 25 में है वो 27-28 में जॉब बदलेगा, फिर 30 में भी बदलेगा, फिर 35 में बदलेगा, वो जॉब बदलेगा। 40s के बाद लोग चाहते हैं कि यार हम सेटल हो जाएं, थम जाएं, काफ़ी हो गई भाग दौड़। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक रिस्क फैक्टर तो होता है जॉब स्विच करने में। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक माहौल है, उस पर आपको पता चल गया, बॉस का मिजाज पता चल गया, काम की नौयत पता चल गई है, आपको पता है यार ये रेकरिंग काम ही है, मैं ये एडवेंचर नई वाली जॉब का करूँ या ना करूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पहलू है। ज़्यादा था कि आपने माशाल्लाह जॉब स्विच की और हर जॉब अलहमदिल्ला पहले से अपग्रेडेड भी थी और आपकी इम्प्रूव्ड वर्जन भी था। फिर उसमें कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर भी एग्जिस्ट करता था कि आप वो जॉब बदल रहे हैं। तो आपने बताया कि आप इस्लामाबाद भी गए जॉब के सिलसिले में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी योर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। ऑब्वियसली चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर एम्बेडेड इन द चैलेंजेस। तो आप ये देखें कि जब आप कोई नई पोजीशन लेते हैं तो देयर आर सर्टन इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स। लेट्स से कि आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हैं और एंड अनदर जॉब यू आर गेटिंग अ न्यू रोल एंड न्यू पोजीशन विद द रिवाइज्ड बेनिफिट्स, तो ऑब्वियसली इट विल बी लुक्रेटिव टू यू एंड यू विल एक्सेप्ट दैट पोजीशन। लेकिन जो आपकी बात है कि जो नए रोल्स होते हैं या आपकी इम्प्रूव्ड रोल्स होते हैं, उसकी स्किल्स क्या आपके पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या एग्जैक्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। if you are not having enough skills and you are opting for the new roles, then obviously it will be very difficult for you to continue that job. तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने वहाँ पे किया था, आपने बताया कि जब मैं इस्लामाबाद मैंने जॉब की, इस्लामाबाद के बाद फिर हम लाहौर में दोबारा शिफ्ट हुए और वहाँ पे भी गवर्नमेंट की जॉब काफ़ी हेक्टिक थी और मार्केट में भी काफ़ी पता है लोगों को कि यार इट्स वेरी टफ जॉब। तो एनीवे वहाँ से जब मैंने मूव किया तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली अपने पास ना। मैंने उस सैलरी को बारगेन किया एक नई सैलरी के साथ, जो कि वो जो नई जॉब पे मुझे सैलरी मिल रही थी उसका ऑलमोस्ट 60% थी। अच्छा। तो मैंने इस को कट करके ना मैंने अपनी एक, जिसको आप कह लें कि एक वो जॉब सर्च की जिसमें मुझे थोड़ा सा मैं अपनी एजुकेशन के लिए अपना टाइम स्पेयर कर पाऊँ। तो एक्चुअली जो जूम में मेरी जॉब थी तो उसमें उस वक्त आपके फाइनल के कुछ पेपर रहते थे। जी फाइनल के पेपर। तो आपने सोचा कि मैं जॉब स्विच करूंगा और चलो मुझे पैसे कम मिल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्वालिफाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा। जी उसमें फिर ये था कि पैक सामने था तो क्लासेस पढ़ने की बड़ी मुझे ईज़ होती थी। वहाँ से निकलते थे ऑफिस से सीधा क्लास में चले जाते थे, क्लास पढ़ के फिर रात को घर आते थे। बेगम बहुत नाराज़ होती थी कि भाई 10 बजे तुम क्या लेने आए। ऑब्वियसली। तो वहाँ से फिर मतलब जब मैंने मींस के एक ये रिफ्ट रही है, ऑफिस से आप कैंपस जा रहे हैं और कैंपस से फिर आप घर जा रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो नई चैलेंजेस हैं, नए रोल्स हैं और उसमें आपकी अगर इफ़ यू आर कमिटेड तो फिर दैट इज़ डूएबल। लेकिन ये जो जिस सेक्टर में मैं गया था दैट वाज ऑयल सेक्टर रेगुलेटेड बाय द ओगरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ये इंडस्ट्री फुली रेगुलेटेड है तो इसके ना कुछ नॉर्म्स थे इस जॉब के ना, और जॉब नॉर्मली अकाउंटिंग में थोड़ी स्पेशलाइज्ड नेचर की जॉब थी। तो इसकी अपनी कुछ स्किल्स हैं तो वो आई कुड गेट दो स्किल्स वाइल सर्विंग द जूम पेट्रोलियम। आपकी इंटरनल ऑडिट की जॉब थी या अकाउंट्स की जॉब? फाइनेंस की जॉब। अच्छा, आपकी जूम में भी फाइनेंस की जॉब थी। अच्छा, जूम में भी आप सीएफओ थे। ठीक।
तो जब मैंने वहाँ 5 साल काम किया तो फिर एक और OMC थी जिसको मैं फ्रॉम स्क्रैच बिल्डअप किया और जिसमें अभी भी आज मैं आप फ्लो पेट्रोलियम में, जी, उसमें भी आप CFO तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं CFO भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी बात हम ना जिसको कहते हैं ना कटर अकाउंटिंग की कर लेते हैं, सीरियस अकाउंटिंग। ये पेट्रोलियम सेक्टर में अकाउंटिंग में क्या स्पेशलाइज नेचर है जो आम रूटीन से या आम चीज़ों से हटके है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, जिसमें जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मुझे किसी ने कहा, जब मैंने अपनी एक असेसमेंट की तो मैंने देखा कि यार ये कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन मैंने लोगों को बताया कि यार हमारी कंपनी के पेट्रोल पंप्स हैं, तो समबॉडी आस्क मी कि यार डू यू हैव द वेसल्स, डू यू हैव योर स्टोरेज, डू यू हैव योर ऑयल वेल्स। तो मैंने कहा यार हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा तो फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है तो ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। मैंने कहा यार जब उनके क्वेश्चंस आए तो फिर मैंने असेस किया, तो मैंने कहा यार इसमें से कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो पता चला, फिर मॉडल चेक किया PSO का, शेल का, टोटल का, तो मुझे कंफर्ट सा फील हुआ कि मैंने कहा यार ये भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और इसकी रिकग्निशन उस टाइम पे जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था ये पाकिस्तान की कोई 13वीं कंपनी थी, तो इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं थी। जी, जूम की बात, तो इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं थी, लेकिन उसमें रह के मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने का मौका मिला। इसकी इन्वेंट्री की नेचर भी बड़ी डिफरेंट है। इन्वेंट्री की भी डिफरेंट है। इन्वेंट्री के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट जो इसका जो अकाउंटिंग का एलिमेंट है वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में गेंस भी आते हैं, लॉसेस भी हैं। इन्वेंट्री में फिर आप इंपोर्ट के जो फॉरेक्स के लॉसेस हैं उनकी अकाउंटिंग बहुत टेक्निकल है। तो फिर ऑल द टाइम्स जो रेगुलेशन पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस 10 रुपए 15 वैसे ही कम ज्यादा हो जाता है। जी जी, तो पेट्रोल ये तो आप 10-15 की बात कर रहे हैं, आपको शायद वो स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है जब 30 रुपये ऊपर गया था। 30 रुपए। अच्छा, अब उसमें तो फिर उसकी अकाउंटिंग के लिए फिर सारी इन्वेंट्री में 30 रुपए। देखिए, इन्वेंट्री का तो इंडस्ट्री वाइड जो फार्मूला है ना, वेटेड एवरेज का ही है। हाँ। तो जब आप महंगी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट आउट हो रही है। तो जब आप एफिशिएंट बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग दो तरह की है। जो रिस्क एग्जिस्ट करता है ना वो करता है आपकी इंपोर्ट के अंदर, उसमें आपकी एफिशिएंसी भी है और इनएफिशिएंसी भी है। लेकिन जो लोकल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द रिफाइनरीज है दैट इज़ टोटली रेगुलेटेड। तो उसमें तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि जनाब अपने आप को आप एफिशिएंट कर लें या इनएफिशिएंट कर लें, बिकॉज अ सर्टेन प्राइस यू आर बाइंग एंड द एवरी OMC इज बाइंग फ्रॉम दैट प्राइस। जो लोकल रिफाइनरी है, एक इदारा जैसे फ्लो है या कोई, ये उनसे खरीदता है या ये खुद इंपोर्ट करते हैं? देखिए, जो जितनी भी OMCs हैं, फ्लो है, जूम है या एनीवन एल्स, इवन इंक्लूडिंग शेल, टोटल, ये सारी OMCs दे हैव टू प्रोक्योर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिफाइनरीज अच्छा, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। But in order to meet the country demand, once the refineries are having the deficit product, that deficit product need to be directly imported by the OMCs. यानी आप खुद इंपोर्ट करके उस रिफाइनरी को देंगे, वो फिर आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करेंगे ना। अच्छा, आप खुद इंपोर्ट करके डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल देखिए, मेरे दो तो वो sources- रिफाइंड होता है। वो रिफाइंड होता है, वो रिफाइंड होता है। उसमें यू हैव नॉट टू प्रोसेस एनी रिफाइनिंग प्रोसेस। अच्छा। तो यहाँ पर मैं इस चीज को देख रहा था कि आपकी इंपोर्ट का फैक्टर भी यहाँ पे काफी सीरियस है इस सेक्टर में, ऑयल और गैस सेक्टर में। प्राइसिंग फिर रेगुलेशंस काफी ज्यादा। एक तो वैसे SCCP के और बाकी रेगुलेशंस है। अब ये जो प्राइस ऑयल एंड गैस है, का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है और कस्टम्स और जो है ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल है। देयर आर लॉट ऑफ, ये मैं कहता था कि इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जिस तरह जनरली हम कोई भी कंपनी को ऑर्डर करते हैं। आपसे अर्ज कर रहा था कि जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तो जिस बंदे ने मुझे रेफर किया था, मैंने कहा हियर इज़ नथिंग टू डू, बिकॉज की एक ट्रेडिंग कंपनी आपने मुझे यहाँ भेज दिया। उसने कहा बच्चे तेरे वाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम सीख नहीं पाओगे। तो ऑब्वियसली मुझे इस सेक्टर के अंदर तकरीबन 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल में आज भी कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। फिर मेरा ख्याल है कि जब आप 5 साल जूम में लगा गए तो आप तो बड़े स्पेशलिस्ट हो गए इस फील्ड के। फिर जब नई ऑर्गेनाइजेशन आई तो उन्होंने फिर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी और फिर आप वहाँ पर मूव कर गए। और इस सारी लर्निंग के साथ साथ फाइनल भी चल रहा है, फाइनल के एग्जाम भी चल रहे थे। हाँ, चल रहे थे, लेकिन ये था कि जैसे ही मैंने जूम से जॉब स्विच की थी ना, तो एक नई कंपनी थी फ्रॉम स्क्रैच, वहाँ पे वर्कलोड नहीं था। अच्छा। एक ही दम मैं अपना मेंटली बहुत रिलैक्स हुआ वहाँ पे, चूँकि उस कंपनी में क्या था कि आपको फ्रॉम स्क्रैच एक कंपनी को बिल्टअप करना, तो आई हैव टू वर्क अलोंग विद माई पेस। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड वट एवर असाइन टू मी। जबरदस्त। तो लेकिन वहाँ पे जैसे ही मैंने एग्जाम दिए तो मेरे 4 पेपर थे, तो मुझे अटैम्प्ट सिर्फ 3 लगी, उसमें पास हो गई। बस हो गया।
सर, मैं एक चीज को बहुत समझता हूँ, बहुत से लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं। कुछ लोग ना क्वालिफिकेशन को बहुत लाइट लेते हैं। मैं उनकी तरफ देख के हैरान होता था कि मतलब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पास हो गई, 23 साल में पास किया, 24 में पास किया, और उनके लिए पास होना कोई मतलब उनके रिएक्शन ऐसे नहीं होते। मैंने खुद क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। और शादी भी मेरी पहले हुई, क्वालिफिकेशन बाद में हुई। फिर अब आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई करना जो है ना, वो है मज़ेदारी वाला काम। उसके बाद जॉब, शादी, वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा मैनी फोल्ड स्ट्रगल है क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, फिर वो जितनी स्ट्रगल करके आप क्वालिफाई करते हैं ना, आपको उसकी उतनी कदर भी होती है। तो सर, कभी आपने भी एक वैसे ही देखा, आपको आया कि आप सीए क्वालिफाइड, मुबारक हो, कैसा लगा? देखिए, जो हैप्पी न्यूज़ होती हैं ऑब्वियसली यू बिकम हैप्पी, लेकिन ये वो न्यूज़ थी कि इतनी खुशी थी कि आंखों से आंसू निकल गए। आंसू निकले, अच्छा। अच्छा। तो जी। ये देखिए, जो गम के आंसू होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन खुशी से भी आंसू निकलते हैं, ये भी कभी आपने सुना है? वाह। तो ये खुशी के आंसू तब निकलते हैं जब वंस यू क्वालिफाई द सी एग्जाम। सर, वो लम्हा बंदा भूल नहीं सकता। नहीं सर, अनफॉरगेटेबल। देखिए, लोगों के अपने अपने माइलस्टोन्स हैं, बट फॉर द सी ए स्टार्स दिस इज द ओनली माइलस्टोन वंस दे गेट क्वालिफाई। सर, जबरदस्त। अच्छा, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि जैसे मेरे ऊपर ना कोई छत थी, अब हट गई है, अब खुला आसमान है, स्काई इज द लिमिट, मूव ऑन। उसके बाद आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस की, प्रोफेशनली कैसे ग्रो किया? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चेंज की क्वालिफाई करने के बाद। जी। तो आपकी लाइफ में क्वालिफाई करने के बाद क्या चेंज आया प्रोफेशनली? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना वो है सेटिस्फैक्शन। जब वंस यू गेट क्वालिफाई तो जो आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन और जो कंफर्ट का लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक इसका ना सब्जेक्टिव बेनिफिट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वंस यू आर डूइंग अ जॉब समवेयर एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशंस, ऑल द टाइम्स यू रिमेन वल्नरेबल कि यार ये मुझे निकाल देंगे, कोई और बंदा रख लेंगे। बट वंस यू गेट क्वालिफाई एंड यू आर डूइंग जॉब, then the level of satisfaction and the level of commitment that is entirely different. अब उसमें होता ही है कि एक क्वालिफाइड बंदा जब कोई भी अपना डिसीजन सेल कर रहा होता है या कोई अपनी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता है। तो उसमें जो शाइनेस होती है या जो चीज़ें होती है, बिकॉज वो ही अंडरस्टैंड कि यार आई एम द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नीड टू प्रेजेंट इन अ डिफरेंट मैनर, तो लोग इम्प्रेस भी होते हैं और लोग आपको वैल्यू भी देते हैं कि यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि वी वर सर्चिंग फॉर अ होम फॉर अ रेंट। तो हम एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, तो वो जैसे प्रॉपर्टी डीलर बैठे होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है कोई किधर है, तो उसने कहा जी भाई आप करते क्या हैं? तो हमने बताया कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो कुर्सी से ना उठ के खड़ा हो गया एक ही दम ना, कह रहे आप पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? हमने कहा जी हाँ जी पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो देखिए, सोसाइटी में आप वैल्यू ले रहे होते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रेसिजन के यार आप उसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट देयर आर एम्बेडेड बेनिफिट्स वेयर एवर यू गोज, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स यू आर अटेनिंग इन योर लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सेटिस्फेक्शन है, कि आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। आप सोसाइटी एट लार्ज जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो आप समझते हैं कि यू आर इन अ सर्टन पोजीशन डिस्पाइट यू आर हैविंग जॉब और नॉट। तो ये क्वालिफिकेशन है जो आपको एक जेस्चर देती है, यू कीप यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स एंड कीप यू कि यार आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। जबरदस्त। अच्छा, मैंने ना आपकी जब प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोटिस की है कि आप नेटवर्किंग में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कुछ पुराने लाइब्रेरी के दोस्त, उसके अलावा कुछ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होती है। बल्कि रिसेंटली मैं देख रहा था कि कोई यासिर साहब भी थे, एक महफिल जमी थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नेटवर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या ये होनी चाहिए? ये हमारे आज के बच्चों जो सोचते हैं कि यार बस क्या क्यों नेटवर्क करें, बस आराम से बैठे, क्या ज़रूरत है? क्या नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है? देखिए, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि जब मैंने फ्लो को ज्वाइन किया था तो मेरे सीईओ ने कहा, उन्होंने कहा सब जब शाम होती है तो सीधा घर ना भाग जाया करें। तो उन्हें ईच डे यू शुड हैव अ मीटिंग विद सम बैंकर्स, सम कंसल्टेंट्स, सम योर प्रोफेशनल कोलीग्स। दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस टू मी। क्योंकि जो बिज़नेस है वो डेवलप होता है फ्रॉम नेटवर्किंग। चाहे कोई सर्विस है, चाहे कोई कमोडिटी बिजनेस है, दैट विल बी ऑब्वियसली डेवलप्ड थ्रू योर सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तो खैर एरा डिफरेंट है जिसमें आपका सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है,
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड द अदर मैनी टूल्स, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर आप सिर्फ यही फोकस करें कि नहीं यार आपको रिमोटली चीज़ों को अटेंड करना है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन स्टिल एग्जिस्ट। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको यू कैन नॉट से कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें, बात यह है कि वंस टू पीपल सिट टुगेदर, दे डिस्कस सो मैनी थिंग्स एंड वंस दे आर इंटरेक्टिंग, तो आप उसको ऑब्जर्व डिफरेंटली कर रहे होते हैं। इवन यू आर ऑब्जर्विंग हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड्स एंड हिज लाइफ स्टाइल एज वेल। तो देखें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो है वो सोशल रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने देखा है कि आपने इस चीज़ को बड़ा रियलाइज़ किया कि जनाब फिजिकल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई के आपने जब साइकिलिंग का इवेंट किया तो मैंने उसमें बड़ा आपको आगे आगे पाया, बल्कि मैंने ये भी देखा कि आपका बेटा भी साथ था। जी जी। उसका क्या सीन है? उसमें आप बड़ी एक्टिव है, एनर्जी में नजर। एनर्जी देखें, बात पता है क्या है? वही आपकी बात है कि जब आप क्वालिफाई कर रहे हैं कोई शुगल तो करना है आपने, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम समवेयर। तो हमारे यहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर एक्टिविटीज़ लाइक यू आर स्लीपिंग, यू आर वाचिंग मूवीज़, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टोटली अनप्रोडक्टिव। तो इट्स बेटर कि यू शुड हैव अ हेल्थ एक्टिविटीज़। आप कहीं जिम चले जाएं, आपको साइकिलिंग बेसिकली हमारे कुछ सी के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इस एक्टिविटी को लीड किया, प्रमोट किया, तो वी सेकंड देयर एफर्ट्स कि यार ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। और वंस यू क्रशेस द रोड्स अबाउट 30-40 किलोमीटर्स, तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी का जो लेवल होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो वो ये मेरा ख्याल है ये एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं, एंड आई एडवाइज यू एज वेल कि यू जॉइन दैट ग्रुप बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। ठीक है सर, इंशाल्लाह आई बी जॉइनिंग दैट ग्रुप। तो दूसरी बात ये है कि कोई भी हेल्थ एक्टिविटीज़ है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। देखें, पहले टाइम होता था जिस टाइम से या जिन सिटी से हम लोगों ने मूव किया है, हमारे यहाँ तो 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, उसके अलावा तो सारा दिन खेलते थे। यहाँ हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वो बेचारे स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर आके भी पढ़ते हैं। अच्छा सर, जब हम क्लास लेने आ रहे होते हैं, दिन में जॉब किया होता है, थके भी बड़े होते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट के एटीट्यूड क्लास लेते वक्त और ही होता है। यानी ट्रेनिंग स्टूडेंट को पता है मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब वो जॉब कर रहा होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अच्छी पोस्ट पे होता है, पैसे भी बड़े कमा रहा होता है, वो जब इधर आता है तो वो अपनी जोन से नीचे नहीं आता है क्लास लेते वक्त भी। उसको भी लगता है कि यहाँ मैंने रिलैक्स करना है, टीचर पढ़ा रहा है बस ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, मुझे सब समझ आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या स्टूडेंट को भी अपना एटीट्यूड नीचे लेके आना चाहिए जब वो स्टूडेंट की हैसियत से क्लास में आ रहा है? इट्स वेरी ऑब्वियस। देखें, इसका नुकसान है। नुकसान ये है कि वाइल इन रूम डू एज द रोमन्स डू। पहली बात तो ये है कि वंस यू आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी सीनियर पोजीशन इन द फाइनेंस, तो योर जेस्चर, योर एटीट्यूड मे बी द डिफरेंट। एंड वंस यू गो टू द क्लासरूम, everyone being student, they are sitting over there and you need to represent that classroom being student. And if you are considering that I am a finance manager and they guys are the student only and I have the additional protocol as well, so that additional protocol will kill yourself because आप जब तक अपने माइंड सेट को उस लेवल तक नहीं लेके आएंगे। मेरे साथ भी ईमान हुआ जब वो कहते थे कि जनाब ये आपके पास 5 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ये तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन जब हमें एग्ज़ाम में उसी चीज़ को फेस करना पड़ा तो वही प्रैक्टिस काम आई जो क्लास में बच्चों ने की हुई थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप क्लास में जाएं तो यू फॉरगेट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी पोजीशन एनीवेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जबरदस्त सर, मैं एक चीज़ पर ना वाकई आपको सल्यूट करता हूँ। थ्रू आउट आपने सी शुरू किया लाइक 2003 के करीब, और फिर आपने आर्टिकल्स भी किए, उसके दौरान इंटर किया, फिर उसके बाद जॉब्स की, साथ साथ शादी भी, फिर उसके बाद शादी, जॉब और स्टडी लेके चले टिल द टाइम जब आप क्वालिफाई कर गए। और आपने 2017 में क्वालिफाई किया, 18 में क्वालिफाई किया। सर आपकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट है सर। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि कहते हैं कि यार कुछ जुगाड़ लग जाए, बस जल्दी से कुछ हमारे हाथ लग जाए और हम लाखों कमाने लग जाए? देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला मेहनत से मिला है, और थोड़ी मेहनत नहीं ज़्यादा मेहनत से मिला है। बेशक हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि यार ज़्यादा मेहनत करके कम मिला होगा, ये नहीं हुआ कि ज़रब लग गई हो। तो लाइफ में ना आपने अपने आप को ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत करें। आप हमेशा हाँ यू नीड टू वेरी एम्बिशियस और सेट योर गोल्स वेरी हाई एंड थिंक हाई, but in order to get those goals you must be able to
गेट अ स्ट्रेटजी टू अचीव दोज गोल्स। अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ योर कमिटमेंट। अब अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी डाइवर्शन है एनर्जीज़ की, वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होनी चाहिए जो आप करना चाह रहे हैं। अब अगर लेट से आज के टाइम में डाइवर्जन क्या है कि बच्चे सीए भी कर रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया के ऊपर भी लगे हुए हैं, कोई अपने यूट्यूब्स के चैनल्स बनाए हुए हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में है। तो एवरी थिंग हैज़ अ कॉस्ट। लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, क्या हो रहा है कि लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं लोगों के, मतलब डिफरेंट चीज़ें। अब मसला ये है कि वो जो जोक सेल कर रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रहा है, आपके टाइम की कॉस्ट वो इनकर कर रहा है, तो वो आपका टाइम किल करके ही इज अर्निंग। लोग कहते हैं कि यार वो उसने ब्लॉग बनाया और इतने पैसे वो अर्न कर रहा है, तो आप इसी चक्कर में उसी की वीडियो को बार बार देखे जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने करना क्या है। आप एक ही दिन डिसाइड कर लें कि यार ये मुझे काम करना है या नहीं करना। अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि यार ये मैंने काम करना है, तो देन द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू बी फुली फोकस्ड ऑन दैट। फिर आप इधर लेफ्ट राइट मत देखें कि क्या हो रहा है। जस्ट सेट अ गोल एंड डेवलप अ स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आए, आपने जितने खुले दिल से अपनी सारी स्टोरी सुनाई। मैं समझता हूँ कि लोग सिर्फ अपनी सक्सेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन रियलिटी बच्चों को दिखाना ताकि बच्चे असेस कर सकें कि यार जिंदगी में सिर्फ सक्सेस नहीं है, लर्निंग भी है। वो लर्निंग पार्ट ऑफ द सक्सेस होती है। और सर आपने इतने डिटेल में अपनी सारी स्टोरी सुनाई। आई एम रियली थैंकफुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं सर, मैंने तो अभी आपको आपकी मुलाकात कराई है कंसिस्टेंसी के पार्ट से। जनरली अगर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से कुछ भी अचीव हो सकता है, तो मैंने तो कैसर भाई को देखा है, और मैं इन्हें पिछले 10 साल से कैसर भाई ही कह रहा हूँ, क्योंकि हम इसी तरह ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे और अल्लाह ताला ने हमें भी कामयाबी दी। आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है, मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्किंग से सब कुछ अचीवेबल है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।